नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत डॉक्टर जॉनसन या सैमुअल जॉनसन की इकाई पर मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप सैमुअल जॉनसन का साहित्यिक परिचय प्राप्त कर सकेंगे, अंग्रेजी शब्दकोश संबंधी उनके कार्य और उसके महत्व का परिचय प्राप्त करेंगे, कवियों की जीवनी संबंधी कार्य से अवगत हो सकेंगे, शेक्सपियर और उनके नाटक संबंधी जॉनसन के विचारों को जान पाएंगे और डॉक्टर जॉनसन की साहित्यिक मान्यताओं को समझ सकेंगे। सैमुअल जॉनसन का जन्म 1709 में और मृत्यु 1784 में हुई थी और ये नवशास्त्रवादी दौर के आखिरी महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस काल में राष्ट्रीय चेतना का गठन हुआ और इस राष्ट्रीय चेतना की प्रवृत्तियों का उभार हुआ। इस अर्थ में इस काल को देखते हैं, नवशास्त्रवाद को। दरअसल ये वह दौर था जब इंग्लैंड में पूंजीवाद के विकास की परिणति औद्योगिक क्रांति व उसके बाद के साम्राज्यवादी विस्तारवाद के रूप में सामने आने लगी थी। उसी के बाद में यूरोपीय साम्राज्यवाद फैला और तीसरी दुनिया में आया। इस काल में इंग्लैंड में लंदन जैसे महानगर तेजी से फैल रहे थे और इसके कारण एक तरफ ये जो पूंजीपति बुर्जुआ वर्ग है बहुत धनवान होता जा रहा था और दूसरी तरफ नौकरी की लालच में चारों ओर से आए हुए जो मजदूर थे उन मजदूरों की झुग्गियां दरिद्रता और अभावों से भरे संसार का पर्याय होकर लंदन में बिछ रही थी। सैमुअल जॉनसन का जन्म स्टैफर्डशायर के एक छोटे कस्बे लिचफील्ड में हुआ था। उनके पिता एक मामूली कारोबारी थे और किताबों की जिल्द बांधने की उनकी एक छोटी सी दुकान थी। ये कारोबार उस समय कोई बहुत मुनाफे का कारोबार नहीं था, अतः जॉनसन को भी अपने शुरुआती जीवन में आर्थिक अभाव झेलना पड़ा और जिसके कारण उनकी पढ़ाई भी किसी सार्वजनिक संस्था में ठीक से नहीं हो पाई। वे ऑक्सफोर्ड के कॉलेज तक पहुंचने के बावजूद 1 साल से अधिक अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सके और वे अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ गए। वो भी जिल्द बांधने का काम करने लगे। अब जब किताब की जिल्द बांधते हैं तो आप किताब भी कई बार देख लेते हैं, तो जो किताबें आती थी जॉनसन उनको पूरा पढ़ लेते थे। ये उनके पास सुविधा रहती थी, पढ़ी रहती, किताब पढ़ ली। इस तरह स्वाध्याय के द्वारा उन्होंने अपने ज्ञान का बहुत विस्तार किया। सैमुअल जॉनसन का जो रचनात्मक कार्य है वो इस बात की सूचना देता है कि वे मूलतः एक संवेदनशील और भाषा की कल्पना मूलक अंतः सामर्थ्य को समझते हैं। उनकी लंदन और अन्य कविताएं, आयरीन नाटक तथा अनेक ऐतिहासिक लेख व यात्रा वृत्तांत उनके आलोचक व्यक्तित्व के पीछे मौजूद रचनाकार के जीवंत व सक्रिय होने का साक्षी है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने की है कि जॉनसन का जो आलोचक रूप है या जो चिंतक रूप है, जो काव्यशास्त्रीय रूप है, उस काव्यशास्त्रीय रूप के मूल में हमको उनका एक रचनाकार दिखाई देता है। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स की रिपोर्टिंग का काम भी किया, जो अपने मित्र मंडली से संबंध एक पत्रिका थी जेंटलमैन, उसके लिए वो रिपोर्टिंग करते थे। वहाँ भी उन्होंने वास्तविक यथा तथ्य रिपोर्टिंग की बजाय जनप्रतिनिधियों के कल्पनामूलक व्यक्तित्व पुनर्सृजन का सहारा लेकर भीतर की बात व भाषा की अंतर्ध्वनियों की रिपोर्टिंग की। माने इस अर्थ में नहीं था कि आज ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। रिपोर्टिंग करते समय भी जो राजनेताओं का, जनप्रतिनिधियों का व्यक्तित्व होता था वो सामने आता था और भाषा में क्या क्या अंदर की ध्वनि निकलती है उसकी रिपोर्टिंग करते थे। बड़ी कल्पनाशील रिपोर्टिंग थी। मानना चाहिए कि उनका पत्रकारिता से संबंधित जो कार्य था वो भी रचनात्मक साहित्य का ही एक अन्य उदाहरण है। हालांकि ये अलग बात है कि राजनीति के वर्चस्वी सत्ता के दबावों के चलते उनका ये बाद में कार्य बंद हो गया और उन्होंने ये राजनीतिक रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया। उनकी आलोचना की रचनात्मक अंतर्भूमि को और स्पष्ट करने के लिए उनके निबंधकार व्यक्तित्व को भी देखा जाना चाहिए। एक निबंधकार के रूप में उन्होंने जेंटलमैन में एक निबंध स्तंभ प्रारंभ किया था। नाम था आउडलर। हिंदी में जैसे धर्मयुग में कई दिनों तक स्तंभ चलता था, बैठे ठाले या दिनमान में चर्चे और चरखे चलते थे और जिसके कारण उनका एक खास इतिहास भी बनाया। उसकी पृष्ठभूमि में आइडलर के योगदान की मौजूदगी को अनदेखी करना संभव नहीं है। इसे हम हिंदी में शिव शंभू के चिट्ठे की भूमिका बनाने वाले स्तंभ की तरह से देख सकते हैं और इस स्तंभ में कई सारे निबंध छपे। हिंदी में पत्रकारिता के साथ निबंध लेखन की कई चीज़ें आई जिसे हम जानते हैं।
जीवंतता, ताजगी, सामाजिक यथार्थ का प्रामाणिक अनुभव, दरिद्रता से संघर्ष और ज्ञान व उससे संबंध मूल्यांकन जॉनसन के व्यक्तित्व के प्रमुख गुण थे। ये कुछ ऐसे गुण थे जो एक साथ सैमुअल जॉनसन की आलोचना के व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इन गुणों ने उनके व्यक्तित्व को धार प्रदान की। कवि रूप में सैमुअल जॉनसन की पहली कविता लंदन शीर्षक से अनाम रूप में छपी थी। इस कविता में उन्होंने इस नए औद्योगिक महानगर की नई समृद्धि की छाया में पनप रहे अपराध, ऊंच नीच की विषमता और संबंध व मूल्य विहीनता का चित्रण किया था। उनकी इस पहली कविता में इतिहास के भारतीय अध्यायों की वापसी की बात भी दिखाई देती है। रिचर्ड सेवेज उनके एक बहुत मित्र थे और जो उनके दरिद्रता के समय के और भटकाव के समय के मित्र थे और आरंभिक जीवन में वो उनके साथ बहुत दिनों तक रहे। उन्होंने इस दौर को उनके साथ पहचाना था। अपने इस मित्र की असामयिक मृत्यु हो गई और ये बहुत दुखी हुए और इस मृत्यु के बाद में जॉनसन ने उसकी जीवनी लिखी और ये जीवनी अंग्रेजी साहित्य की पहली जीवनी मानी जाती है। आज भी उसका उल्लेख महत्वपूर्ण जीवनियों के साथ होता है। आलोचक के रूप में सैमुअल जॉनसन ने कवियों की जीवनी पर भी कार्य किया था। इस कार्य की आधारभूमि रिचर्ड सेवेज पर लिखे गए उनके जीवनी पर कार्य में दिखाई देता। इस प्रकार अंग्रेजी आलोचना में साहित्य और कृतिकारों के व्यक्तित्व के आपसी रिश्तों को आधार बनाकर व्यापक आयामों को स्पष्ट करने वाली व्याख्याएं प्रस्तुत करने की जो पद्धति है उसका विकास डॉक्टर जॉनसन ने किया और ये उनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य माना जाता। दूसरा, जहाँ से वो विधिवत आलोचक के रूप में माने जाते हैं या जो उनकी प्रतिष्ठा का आधार है, वो अंग्रेजी भाषा का कोश है। ये जॉनसन का पहला महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कार्य है। इसका प्रकाशन 2 जिल्दों में सन 1755 में हुआ। इसको तैयार करने में जॉनसन को 9 वर्ष का समय लगा। कहना नहीं होगा कि ये भारी भरकम ग्रंथ जॉनसन के कठोर श्रम, अध्यवसाय और अंतर्दृष्टिपूर्ण चिंतन का परिणाम था। अंग्रेजी भाषा का कोश जो ऑक्सफोर्ड से छपा था, बहुत प्रतिष्ठित है, उसके ये जो कोश छपा, इसके प्रकाशित होने के बाद सैमुअल जॉनसन की प्रतिष्ठा इंग्लैंड में ही नहीं वरन इंग्लैंड के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, अमेरिका तक में प्रसारित स्थापित हो गई। इस कोश से पहले अंग्रेजी में लगभग 20 कोश छप चुके थे, परंतु वे सब अधूरे और अपर्याप्त थे। कोश निर्माण जैसा बड़ा काम कभी किसी एक व्यक्ति के द्वारा न इससे पहले कभी इतनी समग्रता और परिपक्वता में सामने आया और न उसके बाद हुआ। जिस कार्य को करने में संस्थाएं भी अक्सर अक्षम होती है, उसे इतनी दक्षता से अकेले कर दिखाना सैमुअल जॉनसन की अनूठी प्रतिभा और परिश्रम का ही परिणाम माना जाता। ये कोश अपने आप में पहले की कोशों की तुलना में कई गुना अधिक शब्दों को समेटे हुए था। इसमें शब्दों की कुल 43,773 प्रविष्टियाँ थी। इस कोश ने पहली बार कोश निर्माण के मानक प्रतिमान उपस्थित और स्थापित किए। इसमें स्थानीय और साहित्यिक शब्दों की परंपरा के ऐतिहासिक अंतर विकास को समझने की कोशिश की गई थी। सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह है कि शब्दों के साहित्यिक ग्रंथों में हुए प्रयोगों के आधार पर उनके अर्थों को इसमें स्पष्ट किया गया था। इसलिए ये सिर्फ शब्दकोश नहीं है, ये एक तरह का साहित्यिक कोश भी है और इसके लिए मानक क्लासिक ग्रंथों के से उदाहरण देकर जॉनसन ने प्रयुक्त अर्थों के निर्धारण को आधार बनाया था। प्रकाशन के बाद ये कोश बाइबिल के बाद सर्वाधिक बिकने वाला अंग्रेजी ग्रंथ साबित हुआ। आप जानते हैं कि बाइबल यूरोप में सबसे अधिक बिकने वाला ग्रंथ है, उसके बाद में ये जो कोश था ये सबसे अधिक बिकने वाला साबित हुआ। आरंभ में इस कोश की केवल 6,000 प्रतियां छापी गई थी। यह ग्रंथ 2 जिल्दों में प्रकाशित हुआ था और इस ग्रंथ ने उन्हें प्रसिद्ध बनाया और इसी के आधार पर उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। बाद में 1762 में उन्हें इस कार्य के आधार पर राज्य की ओर से 300 पाउंड पेंशन दी गई थी। आप ये जानते हैं कि सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन के रूप में ही माना जाना जाता है। हिंदी में जिस तरह आलोचकों में हम रामविलास शर्मा को डॉक्टर रामविलास शर्मा के नाम से जानते हैं, उसी तरह से ये अकेले डॉक्टर जॉनसन अंग्रेजी आलोचना में आलोचक माने जाते हैं। दूसरों ने, बहुत लोगों ने बाद में भी डॉक्टरेट की उपाधि की, लेकिन वो उनके नाम के साथ उतना जुड़ा हुआ नहीं था जितनी जो प्रतिष्ठा है वो हमको डॉक्टर जॉनसन के कार्य में मिलते हैं। डॉक्टर जॉनसन का जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है वो है शेक्सपियर की रचनाओं की भूमिका।
1765 में सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर के नाटक की शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित किए। अंग्रेजी भाषा के कोश निर्माण के बाद ये उनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय कार्य। 2 कारणों से इसका महत्व बहुत अधिक माना जाता। पहला ये कि शेक्सपियर के नाटकों के शुद्ध पाठ प्रस्तुत करने के साथ इन नाटकों के जटिल अंशों की बेहद संतुलित व बोधगम्य व्याख्या भी पाठ के साथ प्रस्तुत की गई थी। दूसरा ये कि इस पुस्तक की एक लंबी भूमिका लिखी, और ये जो भूमिका है वो शेक्सपियर की भूमिका के रूप में शेक्सपियर के साहित्य की तब तक की बेहतरीन आलोचना के रूप में ये स्वीकृत मिली कि सबसे अधिक अगर कोई शेक्सपियर को ठीक से जानता है तो वो डॉक्टर जॉनसन जानते हैं। शेक्सपियर की प्रतिभा को पहचानने, समझने, समझाने की अंतर्दृष्टि के कारण डॉक्टर जॉनसन का ये ऐतिहासिक कार्य ऐतिहासिक महत्व का भी है। उसके बाद शेक्सपियर दुनिया के महान नाटककारों के रूप में देखे जाने लगे। इससे पहले माना जाता था कि महान नाटक तो खाली ग्रीक में लिखे जाते थे, बाकी बाद के लोगों में नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ग्रीक नाटकों की परंपरा शेक्सपियर तक आई, और ये कार्य एक आलोचक द्वारा, जॉनसन के द्वारा हुआ, और उन्होंने ग्रीक नाटककारों के साथ में एक शेक्सपियर और नाटककारों के बीच में पुल बनाने का कार्य किया, और इसी के कारण शेक्सपियर पूरी दुनिया में लोकप्रिय हुए। माने शेक्सपियर अपने कारण से तो लोकप्रिय हुए जो हुए ही, लेकिन इस आलोचनात्मक कार्य से भी शेक्सपियर लोकप्रिय हुए क्योंकि उन्होंने एक पृष्ठभूमि में शेक्सपियर को रखा। जॉनसन के समय तक शेक्सपियर के नाटकों के शुद्ध पाठ को लेकर अनेक भ्रम व विवाद थे। इसका यथासंभव परिहार और परिष्कार करने का कार्य जॉनसन ने किया। इसके बाद शेक्सपियर के प्रामाणिक पाठ में बहुत कम संशयों की गुंजाइश बची रह गई थी। शेक्सपियर के नाटकों के काव्य में संवाद कई बार पाठक और दर्शक के सामने एक दुविधा उत्पन्न करते हैं। ठीक से अभिनीत होने पर वे संवाद दर्शकों को प्रभावित भी करते थे, फिर भी उनके अनेक अंश कुछ हद तक दर्शकों के लिए दुर्बोध ही बने रहते थे। जॉनसन को कि ऐसे अंशों पर की गई टिप्पणियों ने शेक्सपियर को सम्यक रूप से समझने में मदद मिली। दरअसल शेक्सपियर की भाषा की दुर्बोधता का जो मुख्य कारण था वो भाषा बहुत आंचलिक थी, आंचलिकता का उपयोग किया था। इसके संबद्ध जो शब्द प्रयोग जो थे वो भी बहुत आंचलिक थे। तो ये शब्द उसी अंचल की सभ्यता संस्कृति के संदर्भ में ठीक से उद्घाटित हो सकते थे। जॉनसन ने इस संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई और शेक्सपियर को सभी के लिए उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण एक व्यावहारिक आलोचना। अगला जो उनका महत्वपूर्ण काम है वो 1778 से 81 के बीच दौरान उन्होंने अपने प्रकाशक के आग्रह पर अंग्रेजी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित कवियों की जीवनियाँ लिखी और उनकी रचनाओं को एक साथ प्रस्तुत किया जीवनी के साथ। और ये कार्य भी बहुत ऐतिहासिक कार्य है, और इस कार्य में उन्होंने 50 कवियों को जगह मिली और इसे 4 भागों में प्रकाशित किया गया। जीवनी लेखन के संदर्भ में सैमुअल जॉनसन के द्वारा पहले भी जो रिचर्ड सेवेज की जीवनी पर कार्य किया था, और उसके बाद में उन्होंने ये लंबा काम किया। प्रकाशित होने पर वे विशेष तौर पे सराही गई थी और उस जीवनी का जीवनी साहित्य में अभी तक महत्व कायम है। रिचर्ड सेवेज एक कवि, नाटककार, अभिनेता थे और जीवन और साहित्य के आपसी रिश्तों को समझने की दृष्टि से उनका ये कार्य भी महत्वपूर्ण है। यही आगे चलकर कवियों की जीवनियों पर कार्य करने की भूमिका बना। इस संपादक में रिचर्ड सेवेज की जीवनी को उनकी कविताओं के साथ पुनः प्रस्तुत भी किया गया, जो इस रचना के साथ हुआ है। जिन 50 कवियों को इस परियोजना में शामिल किया गया उनमें मुख्य अलेक्जेंडर पोप, जॉन ड्राइडन, हर्बर्ट स्पेंसर, काउली आदि। ये कवि 1660 से 1775 तक के समय का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों के तौर पर इनमें आए थे। जॉनसन ने अपने इस कार्य में इन कवियों की कविताओं पर टिप्पणियाँ लिखी, उनकी जीवनियाँ प्रस्तुत की, साथ ही उनके जीवन संघर्ष के साथ उनके साहित्य के साथ रिश्ते को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया। अतः इन कवियों को समग्रता में आलोचना व मूल्यांकन को पाठकों के सामने रखा। मूल्यांकन के मामलों में जॉनसन ने कवियों की विशेषताओं के साथ साथ व्यावहारिक तरीके से उनकी कमियों की ओर भी इशारा किया। अब ये जो इतना विश्लेषण, जो आपको ये इतना विस्तार से परिचय दिया गया है, ये एक तरह से जॉनसन व्यावहारिक आलोचक है और उन्होंने रचनाकारों के बारे में टिप्पणियाँ की, ये सही है तो गलत। लेकिन क्या ये शास्त्र का हिस्सा है? क्या ये काव्य शास्त्र का हिस्सा है? ऐसा पहली बार हुआ है कि एक व्यावहारिक आलोचक
एक काव्य शास्त्र, नया शास्त्र भी दे रहा, नया चिंतन भी दे रहा, और इस तरह से उन्होंने शास्त्र दूसरे से लिया और व्यवहारिक आलोचना अपने से की, ऐसा नहीं है। न डॉक्टर जॉनसन ने शुद्ध शास्त्रीय लेखन किया जैसा अरस्तु ने किया था। और काव्य शास्त्र की परंपरा यही है कि जो काव्य शास्त्री होता है वो चिंतन के स्तर पर अपनी बात कहता है, वो व्यवहारिक आलोचना सिर्फ उदाहरण के रूप में देता है, बाकी देता अगर बहुत ज़रूरत पड़े तो, अन्यथा वो साहित्य की शास्त्रीय व्याख्याएं करता है। या जैसे अरस्तु ने कहा था भाई कविता जो है अनुकरण होती है, या प्लेटो ने भी अनुकरण कहा, अनुकरण का इन्होंने अपना अर्थ किया, या जैसे काव्य में उद्दात का विश्लेषण किया, कल्पना का विश्लेषण किया। वो एक मान्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है जिस मान्यता को स्थापित करते हैं। तो डॉक्टर जॉनसन ने क्या किया? डॉक्टर जॉनसन ने व्यवहारिक कार्य किया, और उस व्यवहारिक कार्य जो था उसकी पृष्ठभूमि में कुछ सैद्धांतिक मान्यताएं थी। अब इनका महत्व इसलिए है कि ये सैद्धांतिक मान्यताएं इनकी अपनी थी, और ये जो व्यावहारिक आलोचना थी वो उनके इन सिद्धांतों को या तो पुष्ट करती है या जो है उनको निर्मित करती है। और इस अर्थ में वो नव शास्त्रवादी आलोचक थे, और नव शास्त्रवादी उनको इसलिए कहा जाता है कि उनमें शास्त्रवाद की दृढ़ता के साथ कई नई मान्यताएं भी थी। शास्त्रवादियों में तो ये माना जाता है कि जो पहले से तय है आपको वही बात कहनी, जब आपको शास्त्र की संगति में ही बात करनी। और शास्त्रों की संगति में डॉक्टर जॉनसन कहते हैं कि कविता क्या है? कविता जीवन का अनुकरण, ये शास्त्रीय मान्यता। अब इस शास्त्रीय मान्यता को इन्होंने छोड़ा नहीं, इसको तो रखा, और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलिए, यदि कविता जीवन का अनुकरण है तो वे सत्य है, क्योंकि जीवन तो सत्य है, जीवन तो झूठ नहीं। और इसलिए प्रत्येक रचना का जो मूल्य है वो इससे निर्धारित हो जाता है कि रचना में सत्य है या मिथ्या। अब ये जो मानदंड है ये सिर्फ जीवन का अनुकरण तक नहीं है, साहित्य अनुकरण है यहाँ तक नहीं है, बल्कि उसे जरा सा वो आगे बढ़ गए और इस पर लेकर के आए कि ये सत्य है या मिथ्या। और अगर सत्य है तो ठीक है, अगर वो सत्य नहीं है, असत्य है, तो उस रचना का कोई मतलब नहीं। इसलिए महत्वपूर्ण ये सत्य। इसलिए वो कहते हैं कि प्रत्येक रचना, चाहे वे किसी व्यक्ति पर लिखी गई हो, चाहे संपूर्ण मानव जाति पर, उसका परिवेश और परिस्थितियां यदि मिथ्या है तो वे रचना निरर्थक है। यहाँ डॉक्टर जॉनसन एक और स्थापना करते हैं। वे कहते हैं कि लेखक को व्यक्ति का चित्रण नहीं करना चाहिए, वरन संपूर्ण मानव जाति का, जिसे वो अंग्रेजी में कहते हैं स्पेशीज का चित्रण करना चाहिए। वो जाति का जब तक चित्रण नहीं करे, मानव जाति के बारे में बात कहो, और मानव जाति के बारे में जो बात कहेगा वही बड़ा लेखक है। और इसीलिए यहाँ पर फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि शेक्सपियर महान नाटककार है, सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, आजकल तो बहुत मानते हैं, उनके समय में भी मानते थे कि भाई शेक्सपियर महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण? क्योंकि शेक्सपियर ने किसी व्यक्ति का चित्रण नहीं किया, किसी विचित्र व्यक्ति का चित्रण नहीं किया, जिसे रामचंद्र शुक्ल कहते हैं व्यक्ति वैचित्र्यवाद। वो व्यक्ति वैचित्र्यवाद उसमें नहीं है। वो जो चरित्र होता है वो मानव जाति का किसी विशेष का प्रतिनिधित्व करता होता है, और वो सामान्य को चित्रित करते हैं, और सामान्य को चित्रित करना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये जॉनसन इस निष्कर्ष पहुँचे कि महान विचार हमेशा सामान्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी पागल को, विचित्र को, कल्पना से भी परे किसी मानव चरित्र का आप चित्रण कर देंगे तो आप बड़े रचनाकार हो जाएंगे। कहा नहीं, सामान्य मनुष्य की सामान्यता का आप चित्रण करो तो महत्वपूर्ण हो जाएगा। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे मान लीजिए किसी रचनाकार को जंगल का चित्रण करना, तो वो किसी पत्ती को, किसी पौधे को, किसी टहनी का, इसका वर्णन नहीं करता, वो पूरे जंगल का चित्रण करता है। वो संपूर्णता उस जंगल की ज़रूरत है। और जिस तरह से आप जंगल का चित्रण करते हैं और पूरा दिखाई देता, उसी तरह से पात्र भी मानव जाति के प्रतिनिधि के रूप में हमारे सामने आने चाहिए, और वो अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक समूह, ये मनुष्य है आज का या अपने समय का या बाद का। और इसीलिए शेक्सपियर महत्वपूर्ण है कि उनके जो भी पात्र हैं वो इस तरह के सामान्य पात्र हैं, और सामान्यता उनकी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी वो स्थापना करते हैं। व्यक्ति चित्रण महत्वपूर्ण नहीं है, संपूर्ण मानवता का जो चित्रण है वो महत्वपूर्ण है, और उसे ये करना चाहिए। तो एक दूसरी बात यहाँ पर फिर एक और बात है कि साहित्य का उद्देश्य क्या है भाई? तो दो तरह के उद्देश्य उस ज़माने में माने जाते थे कि साहित्य का उद्देश्य शिक्षा देना है, साहित्य का उद्देश्य आनंद प्राप्त करना। जॉनसन ने इसको मिलाया
और उन्होंने कहा कि साहित्य जो है आनंद के माध्यम से शिक्षा देता। और ये जब उन्होंने अपना शास्त्र, अपनी मान्यता दी, तो हालांकि शेक्सपियर को बहुत बड़ा नाटककार मानते थे और हर जगह उन्होंने उसका बहुत महत्व किया, लेकिन उन्होंने कहा कि इस हिसाब से शेक्सपियर में कुछ कुछ कमियां, कि वो जो है शिक्षा देते समय हमेशा आनंद तो देते हैं, लेकिन वो शिक्षा नहीं देते। और ये शेक्सपियर की बहुत बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि वो कमी है, और इस कमी की उन्होंने आलोचना की। और क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि शेक्सपियर में पर्याप्त नैतिक चेतना नहीं, यहाँ पर वे अनुकरण की जो शास्त्रीय जो अवधारणा है और उसका विकास करते हैं। वो ये स्थापित करते हैं कि साहित्य जो है वो सिर्फ अनुकरण ही नहीं करे, यथा तथ्य का ही अनुकरण नहीं करे, उसके पास में एक आदर्श जीवन की परिकल्पना भी होनी चाहिए, उसे आदर्श का भी अनुकरण करना चाहिए। जो आदर्श का अनुकरण है वो भी अनुकरण का ही हिस्सा है। तो इसलिए रचना सिर्फ उस रूप में यथार्थ का ही वर्णन नहीं करे कि जीवन ऐसा है और उसे ऐसा ही रहना चाहिए, बल्कि वो आदर्श जो है वो भी उसका हिस्सा है, और इसलिए उसका भी अध्ययन, उसका चित्रण करना चाहिए। और आपके लेखक के पास में एक आदर्श की परिकल्पना भी होनी चाहिए, और ये इसकी तरफ उन्होंने बल दिया। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि ये जो रचना का मूल्यांकन है वो हम सिद्धांतों के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रत्यक्ष जीवन है वो जीवन के आधार पर हमें रचना का मूल्यांकन करना चाहिए। और इसे यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल के ध्यान आता है जब कहते हैं कि वो प्रत्यक्ष अनुभूति भी हमारी रसात्मक अनुभूति कभी कभी हो सकती है। जॉनसन भी कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष ज्ञान है इस आधार पर रचना का मूल्यांकन होना चाहिए। अगर होरेस ने नहीं कहा तब भी सत्य तो सत्य ही रहेगा, होरेस ने कह दिया तो ठीक है, अगर नहीं कहता तो भी, यानी शास्त्र में बातें हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर शास्त्र में नहीं है तब भी उसका महत्व है। इस अर्थ में उन्होंने एक नई बात कही, वो ये है कि वो शास्त्रतावादी तो थे, वो जानते थे कि होरेस ने क्या कहा है और अरस्तु ने ये कहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर बार शास्त्र में जाकर के सत्य को ढूंढते रहे। इसलिए एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर जॉनसन ने प्राचीन जो काव्य शास्त्र है उस काव्य शास्त्र की उपयोगिता पर भी प्रश्न उठाया का बहुत जगह पर ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों में इसका वर्णन किया कि भाई उस शेक्सपियर के जो नाटक है उसमें त्रासदी के तत्व भी है और कामदी के तत्व भी, कॉमिक ट्रेजिक दोनों हैं। और इसलिए जो शुद्ध शास्त्रीयतावादी आलोचक थे वो उन्होंने शेक्सपियर की आलोचना की, यह कहा ये कैसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा करना जो है वो अरस्तु के नियमों के विपरीत है। अरस्तु ने कहा कि जिसे ट्रेजेडी लिखनी है उसे ट्रेजेडी लिखनी चाहिए, जिसको कॉमेडी लिखनी है उसे कॉमेडी लिखनी चाहिए। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि नहीं ये कोई बात नहीं, अरस्तु ने कहा तो क्या हुआ। ये मिश्रण जो है इसके कारण वो शेक्सपियर की तारीफ करते हैं और अपने मत के समर्थन में कहते हैं कि नाटक देखने वाले जो दर्शक हैं वो भिन्न भिन्न रुचियों के हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को कॉमेडी की चीज़ें पसंद आ रही हो, कुछ लोगों को ट्रेजेडी की चीज़ें पसंद आ रही हो। तो अगर आपके नाटक में दोनों चीज़ें हैं तो दर्शक उससे जुड़ा रहेगा, वो खुश रहेगा, उसको अच्छा लगेगा। तो हर प्रकार के दर्शक को नाटक से आनंद प्राप्त होना चाहिए, नाटक का ये एक उद्देश्य है। अगर हर प्रकार के दर्शक को नाटक का आनंद प्राप्त होना चाहिए तो ट्रेजिक कॉमिक दोनों रुचियों वाला जो दर्शक है उस दर्शक को भी ये चीज़ आनी चाहिए। फिर एक और बात उन्होंने कही कि जो ज़िंदगी में सिर्फ आनंद ही आनंद नहीं होता, सिर्फ सुख ही सुख नहीं होता, या सिर्फ दुख ही दुख नहीं होता, दुख और सुख का धूप छाई मिश्रण होता है। और अगर ऐसा मिश्रण होता है तो ये जीवन के अनुकरण की धारणा के अनुकूल है। और अनुकरण की धारणा के अनुकूल है इसका मतलब जो प्राचीन काव्य शास्त्रीय चिंतन है उस चिंतन के अनुसार है, उनका जो पहला मत है उसके अनुरूप है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण अर्थों में माने जाएंगे। दूसरा, जॉनसन ने जिसे कहते हैं जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसके प्रथम ऐतिहासिक आलोचक माने जाते हैं। उन्होंने ये तर्क दिया एक किसी संदर्भ में कि संभव है कि होमर जो है उतनी अच्छी कविता नहीं लिख पाए, हो सकता है किसी में होमर ने नहीं लिखी हो बल्कि वर्जिन ने लिख दी ज़्यादा अच्छी, ऐसा संभव है। हालांकि ये माना जाता है कि होमर बहुत ही महत्वपूर्ण कवि थे, फिर भी वो मान लेते हैं तर्क के लिए कि वर्जिल ने अच्छी कविता लिखी और होमर ने नहीं लिखी, संभव है। तब भी हम जब तुलना करेंगे तो तुलनात्मक रूप से होमर बेहतर कवि माने जाएंगे क्योंकि होमर पहले हो चुके हैं।
इसलिए पहले जो हो चुका है वो महत्वपूर्ण है। इसी जब हम प्रेमचंद की चर्चा करते हैं तो कहते हैं कि भाई किसान का जो जीवन का जो चित्रण है वो प्रेमाश्रम में पहले हुआ और गोदान में बाद में हुआ, इसलिए इसका ऐतिहासिक महत्व है। किसी रचनाकार का, लेखक का जो ऐतिहासिक महत्व है वो ऐतिहासिक महत्व अपने आप में आज भी आलोचना में, शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ये जो प्राचीन काव्य शास्त्र है, जो तंग जो शास्त्र है, उस शास्त्र में इस ऐतिहासिकता का कोई महत्व नहीं था। अरस्तु मानते थे कि या तो ठीक है या तो ठीक नहीं है। अब आप पहले हुए या बाद में हुए, इससे हमें क्या मतलब, हमारे सामने जो रचना आई हम तो उसका विश्लेषण करते हैं। इस तरह से एक रचना को देखने का जो नया बिंदु है वो उन्होंने डाला, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी एक और बात वो कहते हैं कि किसी कवि का अगर ठीक ठीक हम मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमको उस अपने आप को उस युग में रख करके देखना चाहिए। उस युग में हमारी क्या स्थिति बनती है, उस युग की क्या मांग थी और लेखक उस युग के अनुरूप है कि नहीं। इतने कवियों की जब जीवनी उन्होंने लिखी या जो शब्दकोश का जो निर्माण किया, इस सब के दौरान जॉनसन ने इस बात को महसूस किया कि अगर आप उसका महत्व तब है जब हम ये देखें उस युग तक ये था। अगर मान लीजिए कहते हैं कि अगर किसी ने अमेरिका नहीं देखा तो वो अमेरिका का चित्रण कैसे करेगा, तो जो अमेरिका को देखेगा वही तो उसका चित्रण करेगा, जो चीन जाएगा वही तो चीन का चित्रण करेगा, भारत के जिन जिन चीज़ों को जानता वही तो उसका वर्णन करता। तो ये इस अनुभव की तरफ कि आप ज़रा देखिए, आप एक जिसका एक मतलब ये भी होता है कि आप लेखक से प्रत्येक चीज़ की उम्मीद नहीं करते। जो ये जो प्रत्येक चीज़ की उम्मीद न करना है, उसकी जो कमियां हैं, उसके मूल में जो इतिहास होता है या जीवन अनुभव होता है, उसकी तरफ डॉक्टर जॉनसन ने इशारा किया और वो बहुत महत्वपूर्ण इशारा है और जो उनको शास्त्र में नई चीज़ जोड़ता। इसी तरह डॉक्टर जॉनसन ने अन्विति की धारणा का भी पुनर्मूल्यांकन किया। अन्विति की धारणा बड़े नाटक की बड़ी प्रसिद्ध धारणा है कि समय की अन्विति होनी चाहिए, भूगोल की अन्विति होनी चाहिए और कार्य जो हो रहा है उसकी अन्विति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार एक करे थोड़ी देर बाद में उसका दूसरा करे। तो ये जो शास्त्रवादी विचारक थे उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी रचना में कोई जो पात्र है वो 1 घंटा पहले तो अलेक्जेंड्रिया में था और दूसरे घंटा में वो रोम आ गया, तीसरे में वो लंदन आ गया, तो उसके बाद में उसकी संगति ही नहीं बैठे, क्योंकि वो दर्शक तो इस पे बैठा हुआ है कि अब अभी हम तो अलेक्जेंड्रिया की राजधानी बैठे हैं, वहाँ के दृश्य का चित्रण। तो ये इसका मतलब हुआ कि जो भूगोल है, इस भूगोल की अन्विति का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये आरोप जयशंकर प्रसाद के नाटकों पे हिंदी में लगता है कि बहुत जगह बदलती रहती है। दूसरा जो अन्विति का रहता है कि समय, अभी तो ये आए, अशोक का वर्णन किया, चंद्रगुप्त का वर्णन किया और पता चला कि 3 घंटे के नाटक में 25 साल की जिंदगी का चित्रण कर दिया। तो ऐसा चित्रण करोगे तो वो चित्रण स्वाभाविक नहीं होएगा, यथार्थ नहीं होएगा, नाट्य अन्वितियों के सिद्धांत के अनुरूप नहीं होगा। डॉक्टर जॉनसन ने कहा कि इसकी कोई बात नहीं, क्योंकि जब हम पहली बार नाटक देखने के लिए जाते हैं, कोई भी दर्शक जब नाटक देखने के लिए जाता है तो वो ये जानता है कि मैं रंगमंच पे नाटक देखने जा रहा हूँ। वो अपने आप को अलेक्जेंड्रिया में होने की कल्पना करता, ये उसकी कल्पना। जब वो अलेक्जेंड्रिया की कल्पना कर लेता है तो वो रोम पहुंचने की भी कल्पना कर सकता, वहाँ से वो लंदन जाने की भी कल्पना कर सकता। और इसलिए कि वो दर्शक जो होता है वो हमेशा सचेत रहता है, वह जानता है कि ये न तो अलेक्जेंड्रिया है न रोम है, वरन ये आधुनिक रंगमंच है और जो अभिनय करने वाले लोग हैं ये अभिनेता। इसलिए उसके लिए रोम और एथेंस का कोई मतलब नहीं और इसलिए इस आधुनिक रंगमंच में इस अन्विति का कोई मतलब नहीं। अतः इस अन्विति के अभाव के कारण उनके कलात्मक आनंद में कोई बाधा नहीं आती। दर्शक की कल्पना शक्ति को किन्हीं शास्त्रीय नियमों में नहीं बांधा जा सकता। इस तरह डॉक्टर जॉनसन शास्त्रवाद की परिधि का विस्तार करते हैं और एक नव्य शास्त्रवाद को स्थापित करते हैं और कई तरह की मौलिक अवधारणाएं प्रस्तुत करते हैं। इस तरह
एक आलोचक के रूप में उन्होंने श्रेष्ठ रचनाशीलता को पहचानने व प्रस्तुत करने का काम डॉक्टर जॉनसन ने किया। शास्त्र का काम है श्रेष्ठ रचनाशीलता को पहचानना, और ये एक अनिवार्य ज़मीनी जो कार्य थे वो उन्होंने किए ताकि अंग्रेजी साहित्य को ठीक से पहचाना समझाना जाए, जिसके अंदर कोश निर्माण, शेक्सपियर के नाटकों के शुद्ध प्रामाणिक पाठ को खोजना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जीवनी के माध्यम से साहित्य का इस्तेमाल करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किए, और एक तरह से रचना को नए ढंग से देखने, समझने, समझाने की का उन्होंने कोशिश की, जो एक तरह से व्यवहार और शास्त्र के समन्वय के आलोचक के रूप में हमारे सामने आते हैं। काव्य शास्त्री के रूप में वो शुद्ध काव्य शास्त्री नहीं है, इसलिए अगर आपको शुद्ध काव्य शास्त्री देखना हो तो आपको दूसरे चिंतकों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन जो मान्यताएं डॉक्टर जॉनसन ने रखी वो किसी शास्त्रज्ञ आलोचक ने रखी ही नहीं, वो जॉनसन की अपनी खोज है, भले ही वो छोटी है, और वो सारी जो खोज है वो व्यावहारिक आलोचना के माध्यम से हमारे सामने आती है।